अच्छा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसको आप आम ज़बान में इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना? आपने फ्लेम सुना हुआ ना वर्ड फ्लेम? फ्लेम का मतलब क्या होता है? फ्लेम का मतलब होता है आग। तो इन्फ्लेमेशन, आग लगा देने का प्रोसेस। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? तो इसका जो वर्डी मतलब होगा, जो वर्डी मीनिंग होगी, इसका मतलब होगा टू सेट ऑन फायर, यानी आग लगा देना। अब ऑब्वियस है, आपकी बॉडी में आग तो नहीं लगती ना, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो इन्फ्लेमेशन इज ए नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन क्या है? इट्स ए नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बात तो ये है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी हमारी बॉडी का ये इम्यून सिस्टम है, वो जो रिस्पॉन्ड करता है, ये वो रिएक्शन है। दूसरी बात, ये नॉन स्पेसिफिक है, और हम ये बात पहले कर चुके हैं कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये नॉन स्पेसिफिक है ना। ये किसी एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में घुसने से नहीं रोकता, ये सबको रोकता है, ऐसे ही है। तो ये भी कैसा है बेटा? नॉन स्पेसिफिक। अच्छा, मैं नॉन का एल लिखा ही नहीं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। पहली सी बात हो गई। होता क्यों है? ये हमेशा कॉज होता है बाय टिश्यू डैमेज। तो इट इज कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। तो टिश्यू डैमेज होगा तो ये होगा, अदरवाइज ये आमतौर पे नहीं होता। अच्छा, अब टिश्यू डैमेज किस वजह से हो सकता है? टिश्यू डैमेज की बहुत सारी वजूहत हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे बाय इंजरी, कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, कोई बात हो गई, उसकी वजह से हो गया। बाय सम डिजीज, कोई डिजीज हो गई। मिसाल के तौर पे किसी को फ़र्ज कर लेते हैं, आप देखते हैं कि जी वो जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनका ना घुटनों में दर्द रहता है, घुटने सूजने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं यार बाबा जी को या दादा अब्बू को या नाना अब्बू को आर्थराइटिस हो गई है भाई। अब वो आर्थराइटिस में क्या हो रहा है? टिश्यू डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उनके घुटनों में इन्फ्लेमेशन आ गई, इस तरह। तो किसी इंजरी से हो सकता है, किसी को चोट लग गई, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है ना। फिर किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बाय सम इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि लोग आते हैं बेचारे बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल गला जो है वो बंद हो रहा है, मतलब गला उनका सूज रहा है, वो टॉन्सिल से उनमें इन्फेक्शन हो गया है, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो गई। अब वो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, गले में उनको दर्द हो रहा है बेचारों को, और बड़े प्रॉब्लम हो रही है। तो और भी इसकी रीज़न हो सकते हैं, मगर ये दो तीन हमने कॉमन रीज़न इसके यहाँ पर नोट कर ली। अब जब इन्फ्लेमेशन होगी तो होगा क्या? तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय किसी भी इन्फ्लेमेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? नंबर वन, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी ना, वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे सूजन आ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं जब आपको कोई चोट वोट लग जाए, अल्लाह ना करे, तो जिस जगह चोट लगती है वो जगह एकदम सूज जाती है ना। नंबर 2, उस जगह पे रेडनेस हो जाएगी, वो जगह लाल हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं अगर आपको कभी हाथ जल जाए या कोई आपको चोट लग जाए, तो जिस जगह हाथ जलता है, जिस जगह चोट लगती है, वो जगह थोड़ी आपको लाल लाल महसूस होती है। तो स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, साथ में वहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी वो जगह मोटी हो जाएगी, है ना। उसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर से मुराद वो खुदा ना खास्ता तो कैंसर नहीं, ट्यूमर से मुराद किसी चीज़ का मोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, बस। अच्छा, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, उसके बाद हॉट फीलिंग, यानी जिस जगह पर आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, जब आप वहाँ हाथ लगेंगे, फ़र्ज़ करें मुझे हाथ पे इस जगह स्वेलिंग हो रही है, तो मैं अगर उंगली इस जगह पे रखूँ और फिर किसी और जगह पे रखूँ, तो मुझे जिस जगह इन्फ्लेमेशन हो रही है वो जगह थोड़ी गर्म महसूस होगी, ज़्यादा महसूस होगी, टेम्परेचर थोड़ा मुझे ज़्यादा महसूस होगा। और आम तौर पे जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर उंगली के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो आप देखेंगे वो आएगा आपके पास,
उसको उंगली पे यहाँ पर फुंसी बनी हुई होगी और बोलेगा डॉक्टर साहब देखें मुझे यहाँ फुंसी हो गई है, अब मेरी उंगली ऐसे टेढ़ी नहीं हो उसकी। तो जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है आमतौर पर वो फंक्शन करना थोड़ी देर के लिए कम कर देती है, ऐसा होता है। तो स्वेलिंग होगी, वो जगह सूज जाएगी, रेडनेस होगी, वो जगह आपको लाल महसूस होगी, हॉट फीलिंग होगी जिसको हम वार्मथ भी बोलते हैं, वार्मथ यानी वो जगह हमें थोड़ी गर्म महसूस होगी। और जिस जगह ये सारा मामला हुआ है वो फंक्शन वहाँ का जो है थोड़ी देर के लिए, जब तक इन्फ्लेमेशन है फंक्शन वहाँ का या तो लॉस हो जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब। अच्छा, अब जो इन्फ्लेमेशन होती है वो दो तरह की होती है, ऑफ टू टाइप्स। एक तो इन्फ्लेमेशन होती है वो कि जो आपको कोई एकदम कोई मसला हो गया, मिसाल तौर पे कोई बेचारा जा रहा था, मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा था, रात में ये तुम्हारे सारे बाबर आजम और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ सारे गलियों में मैच कर रहे थे, तो वो बेचारा मोटरसाइकिल पे आ रहा था, किसी ने उसको जो है एकदम बल्ला घुमा के भागा, उसकी मोटरसाइकिल में आके लगा और वो दोनों धड़क करके बेचारे गिरे नीचे और सड़क से उनको जो है रगड़ लग गई, चोट लग गई, है ना भाई। तो एक तो वो जब तक अस्पताल पहुंचेगा जहाँ उसको चोट लगी होगी वो जगह आप देखेंगे बिल्कुल लाल हो रही होगी, खून निकल रहा होगा, ब्लीड कर रही होगी, वो बेचारे को दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, ऐसे है ना। अच्छा, तो एक तो इन्फ्लेमेशन ये है जो अचानक जो है डेवलप हो जाए। अगर कोई इन्फ्लेमेशन अचानक से हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब एकदम होने वाली, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो अचानक से हो जाए तो डेवलप विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सारे यही होंगे और आम तौर पे ये होती है यूजुअली ड्यू टू ट्रॉमा और इन्फेक्शन। तो आम तौर पे ये ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से होती है कि एकदम ट्रॉमा से मुराद होती है हादसा हो जाना, चोट लग जाना। ट्रॉमा से मुराद ये होती है हादसा लग जाना या चोट लग जाना। इसलिए आप देखते हो कि वो हॉस्पिटल जहाँ पर चोट लगी हुए मरीजों का इलाज होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉमा सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉमा सेंटर, है ना। ओके, दूसरी इन्फ्लेमेशन होती है वो इन्फ्लेमेशन कहलाती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। याद कर लें, क्रॉनिक वर्ड से मुराद होता है प्रोलॉन्ग्ड। क्रॉनिक वर्ड से मुराद क्या होता है, प्रोलॉन्ग, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अरसे से चल रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अरसे चल रही हो। तो डेवलप एंड कंटिन्यू फॉर मंथ्स इवन ईयर्स, जो महीनों सालों तक जा सकती है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज करते हैं किसी को अस्थमा है, दमा है किसी को, तो वो दमा बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तो है कि उस चीज़ को, उस बंदे को जिस चीज़ से दमा है, फ़र्ज करते हैं उसको डस्ट से एलर्जी है, तो जैसे ही वो डस्ट इनहेल करेगा वैसे ही उसके लंग्स के अंदर इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाएगा। उसी इम्यून रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। और वो अब आपको पता है ना, वो जिसको दमा चल रहा है बेचारे को, वो रातों रात ना ठीक होगा, ना रातों रात पैदा होगा, ना रातों रात ख़त्म होगा, वो सालों महीनों चलता जाएगा। जब भी उसको मट्टी से होगा उसको एकदम इम्यून रिएक्शन जो है डेवलप हो जाए, ऐसे है ना। तो ये बहुत लंबे लंबे अरसे चलता है और इट इज़ यूजुअली ड्यू टू एलर्जीज। आमतौर पे ये एलर्जीज की वजह से होता है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। आपको पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो आप ही का इम्यून सिस्टम आप ही के ख़िलाफ़ काम करने लग जाता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम कभी हमारे खिलाफ काम करने लगे तो इसको हम बोलेंगे ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस जगह इन्फ्लेमेशन होती है उस जगह पर होता क्या है। देखिए, लेट्स सपोज कि ये आपकी कोई स्किन है, या आपकी स्किन की एपिडर्मिस है, या आपकी स्किन की डर्मिस है। हमने बात की थी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कि ये अगर इंटैक्ट हो तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रॉस नहीं कर सकता। मगर फ़र्ज़ करें किसी भी वजह से इस आपकी स्किन के अंदर कोई डैमेज हो गया, कोई चोट लग गई। मिसाल के तौर पे आप रमज़ान में अफ्तार बना रहे थे, अफ्तार में
कोई फ्रूट काटते हुए हल्का सा वो कट लग गया आपकी उंगली पे, कुछ भी हो गया। अब जैसे ही ये आपकी उंगली के ऊपर या आपकी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर ये चोट लगी ना, ये चोट लगे, अब ये आपकी साइट ऑफ इंजरी है। ये क्या है आपकी? ये आपकी साइड ऑफ इंजरी है। तो जैसे ही आपको चोट लगी, तो जिस जगह आपको चोट लगी वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर आपकी स्किन जो थी वो स्किन वहाँ से डैमेज हो गई। अब जब स्किन वहाँ से डैमेज हुई थी, यहाँ पर रास्ता खुल गया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ बाहर बैठे हुए थे वो फ़ौरन से कहाँ आ जाएँ? वो फ़ौरन से अंदर आ जाएँ। तो ये लो, ये तुम्हारे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से ये अंदर आने की कोशिश करने लगे। ये तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आने की कोशिश करेंगे, अब आप याद करें, हमने पढ़ा था हमारी स्किन में कोई सेल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं ना, क्या नाम रखा था हमने उनका? लैंगरहॉर्न सेल्स, याद आ रहा है? तो वो कुछ WBC तो यहाँ पहले ही मौजूद थे ना। तो जैसे ही ऐसा होगा वो WBC फ़ौरन यहाँ पहुँचेंगे, बल्कि मैं इसको इससे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वो WBC फ़ौरन यहाँ पहुँचेंगे, और जैसे ही वो WBC यहाँ पहुँचेंगे वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुकाबला शुरू कर देंगे। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं और WBC थोड़े से हैं, है ना। ये तुम्हारे फ़र्ज़ करो, ये तुम्हारे लैंगरहॉर्न सेल्स हैं, ये तुम्हारे लैंगरहॉर्न सेल्स हैं। अब तुम्हें याद है कि जो स्किन की एपिडर्मिस थी उसमें ब्लड वेसल नहीं होती थी, डर्मिस में होती थी। तो अब ये जो लैंगरहॉर्न सेल्स है ना, ये जल्दी से कुछ केमिकल भी रिलीज़ करना शुरू करेंगे। ये जल्दी से कुछ केमिकल भी रिलीज़ करना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे ये केमिकल रिलीज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन। क्या बोलते हैं हम उसको? हिस्टामिन। क्या बोलते हैं हम उसको? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन ये करेगा जनाब कि आपकी ये जो ब्लड वेसल है ना, जो डर्मिस की ब्लड वेसल है, नॉर्मली ये ऐसी थी, नॉर्मली ऐसी थी। जैसे ही हिस्टामिन इस ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करेगा, जैसे हिस्टामिन इस ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा? एक तो ब्लड वेसल का डायमीटर बहुत बढ़ जाएगा, और जब इसका डायमीटर बहुत बढ़ जाएगा तो साथ ही साथ इसके अंदर वो जो कैपिलरी के बीच में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं वो पोर्स बड़े हो जाएंगे। तो ये अब इसके ऊपर हिस्टामिन ने काम किया है। किसने काम किया है इसके ऊपर? हिस्टामिन ने। अब तुम देख रहे हो, एक तो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया और इसके बीच में सुराख निकल गया। अब यहाँ से क्या होगा? जैसे ही ये मामला होगा तो यहाँ से प्लाज्मा भी लीक होने लगेगा। क्या लीक होने लगेगा? प्लाज्मा। और जैसे ही प्लाज्मा लीक होने लगेगा तो प्लाज्मा यहाँ जमा होगा ना, और जैसे ही प्लाज्मा यहाँ जमा होगा ये जगह सूजने लग जाएगी, है ना। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि यहाँ से बहुत सारे WBC भी निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं? WBC। और ये WBC आके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुकाबला करना शुरू कर देंगे। ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुकाबला करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही ये मुकाबला शुरू होगा हम बोलेंगे यहाँ पर इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया है? इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो जो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा लीड टू एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in our body to tackle this resident WBCs start fighting with microbes and also release histamine to recruit more WBCs। तो जैसे एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे वैसे ही रेजिडेंट WBCs कौन से होते हैं? जो वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, है ना। वो रेजिडेंट WBCs क्या करेंगे? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लड़ाई शुरू करेंगे, और चूंकि वो थोड़े हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो फ़ौरन वो क्या करेंगे? वो हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे ताकि और WBCs को रिक्रूट किया जाए। रिक्रूट से मुराद भर्ती किया जाए, बुलाया जाए, उनको शामिल किया जाए, ना। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हिस्टामिन विल डायलेट
ब्लड वेसल्स, और जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या होगा, अब आप देख रहे हैं प्लाज्मा पोर्ड आउट, यानी प्लाज्मा जो है वो बाहर निकल आएगा, एंड कॉजेज स्वेलिंग, और वहाँ पे स्वेलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, वो जगह सूजने लग जाएगी, फ्लूइड जमा होने लग जाएगा, और साथ ही साथ कौन आ जाएंगे, WBCs ऑल्सो, WBCs leak through capillaries and start fighting. अच्छा देखो मजे बात क्या है, ये लड़ाई है ना, ये जंग हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और WBC के बीच में। दो फौजें जब लड़ती हैं तो क्या होता है, कुछ फौज जीतेगी, कोई फौज हारेगी। यहाँ पर आमतौर पे आपको छोटी मोटी चोटें हर वक्त लगती रहती हैं, मगर आपके जो WBC थे वो हमेशा जीत जाते हैं, आपके WBC हमेशा जीत जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाती है। ऐसे इतना शानदार प्रोसेस है ना। कभी कभी ऐसा होता है, अगर ये लड़ाई ज़रा ज़्यादा हो जाए तो हमारे WBC मर जाते हैं बहुत सारे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जो मरते हैं वो मरते हैं ना। तो जब हमारे WBC ज़्यादा मर जाएंगे तो ये WBC कैसे हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, क्या हैं, वाइट ब्लड सेल। तो जब ये वाइट ब्लड सेल मरते हैं तो वहाँ पर एक वाइट कलर का लिक्विड जमा होने लग जाता है। उसी वाइट कलर के लिक्विड को आप और मैं पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पस। सुना है ना आपने, पस। तो पस क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ dead WBCs and fluid as a result of inflammation. तो अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ये छोटे मोटे इन्फ्लेमेशन को ऐसे खुद ही काबू कर लेते हैं। हाँ, कभी अगर ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको उसके साथ कोई मेडिकल एडवाइस भी, कोई मेडिकल सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। आप डॉक्टर पास जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब ये मुझे मसला हो गया, देखें ये हाथ पे चोट लग गई थी, सही नहीं हो रही है। तो फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो उसकी सफाई वफाई करते हैं, आपको दवा शवा देते हैं, और आप तो उस दवा से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब आप इसको देखें, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। बिल लाजमी होगी, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी बेटा वहाँ स्वेलिंग ज़रूर होगी। अस्थमा में होती है ना स्वेलिंग, इसीलिए तो सांस नहीं आ रही होती लोगों को।